लास्ट क्लास में हमने सेट्स पे बिल्कुल बेसिक लॉजिक देखा, तो अब आज वाली क्लास में वहीं से काम कंटिन्यू करते हैं। तो आज शुरू करते हैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन के साथ। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार वैसे सुनोगे बार बार, पर इसको याद रखना। +1 में आके हमने मैथ्स ली बाय चॉइस, हमने 11th में आके मैथ्स बाय चॉइस ली, तो ये हमारा बहुत बढ़िया डिसीजन है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि अब जब हम कुछ भी आगे करेंगे, कोई भी फील्ड में जाओगे, तो हमें समझ में आएगा कि जो अब ये +1 का सिलेबस है ना, अब जब हम लोग इसको साथ में करेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि हमारा दिमाग चलना शुरू हो गया बहुत अलग तरीके से। जो हमारा एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड है वो एक्चुअली बहुत शार्पन होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे टॉपिक्स में आगे जाएंगे। और ये मेन रूल याद रखना, ये मेन रूल है, हमने क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करने हैं। तो एज अ टीचर माई रोल इज़ टू बी ऑन द साइड लाइन जस्ट टू हेल्प यू वेन एवर यू नीड माई हेल्प। अदरवाइज हमने अपना ट्रैक बनाना है। कैसे बनाना है? हमने लास्ट क्लास में एक थ्योरी सुनी, अब आज वाली क्लास में हम बीच बीच में क्वेश्चंस फेस करेंगे, साथ में नई थ्योरी करेंगे। तो जो भी नया सवाल आएगा उसको खुद करोगे, मेरे करवाने की वेट नहीं करोगे, खुद उस पर टाइम लगाओगे। अगर लगता है कि टाइम जो गिवन है वो फिनिश हो गया तो उसको पॉज कर लो चाहे, पर खुद अटेम्प्ट करो। तो हर टॉपिक पे पूरी तरह जोर लगाओ कि हमसे क्वेश्चंस खुद हो। तो अभी सिंस प्रोसेस बहुत सिंपल है, बिल्कुल स्टार्टिंग प्रोसेस है, तो अभी क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, पर आगे अगर इंटरेस्टिंग भी हो जाए तो भी खुद करने हैं। उसी चीज़ पे फिर हमारा कॉन्फिडेंस बनता है। और कल को कोई भी एग्ज़ाम देते हो उसमें यही नीडेड है बस, कि वहाँ पे कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए वो हमारा सॉल्व होना चाहिए। 10th तक हमारा पैटर्न क्या होता है कि हमने अपनी बुक में से क्वेश्चंस कर लिए, एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस कर लिए, और 1-2 बुक्स कोई और फॉलो कर ली, और उतने से हम अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर में उन्हीं में से क्वेश्चन आता है। पर याद करो एनटीएससी का एग्ज़ाम, पता करो कि 10th में मैथ्स ओलंपियाड होते हैं, आरएमओ होता है, आईएनएमओ होता है, आईएमओ होता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो उन सब में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमसे अभी क्यों नहीं हो रहे? सिलेबस तो उसमें 10th का ही है। तो एक्चुअली जो गैप है वो ये कि अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल, हमने कैसे सोचना है, हमें वो नहीं आ पा रहा होता अभी। तो वो सीखना है, दैट इज़ द मेन टास्क। मैथ्स का सिलेबस बहुत सिंपल है, वो सारा हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन में पूरी तरह अपने आप जोर लगाओ कि मेरे से खुद सॉल्व हो। और हमें रियलाइज़ होगा कि अभी शुरू में हो सकता है कि इस प्रोसेस में थोड़ी स्ट्रगल आए, पर हम सब जीनियस होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम सब पहले से हैं। तो केवल उस बात को रियलाइज़ करना शुरू करना होता है कि हम कैसे ब्लॉक होते हैं। तो ब्लॉकेज क्या होती है कि हमने मेंटल ब्लॉकेज बना ली कि नया क्वेश्चन है, हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो वो मत करना, पढ़ो, देखो क्या पूछा गया है। तो चलो आज वाली क्लास शुरू करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इनके आंसर बनाओ, बस ये सॉल्व करो। अभी ये क्वेश्चन करा हमने सॉल्व। हमें टर्म गिवन थी कि ए कोई सेट बी, सी और डी सेट्स हैं। क्वेश्चन है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हमें समझ में आता है कि जब हमें कहा गया कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, तो उसका मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में जो कॉमन आ रहा है, ए एंड बी में जो कॉमन आ रहा है वो निकालो। तो हमने वो देखना था। हमें देखा कि बी में 7, 9 एंड सो ऑन है, ए में भी 7, 9, 11 है। तो ए इंटरसेक्शन बी हम जज कर पाए कि दिस इज 7, 9, 11। क्लियर? हमने करली ब्रैकेट बना दी और नंबर्स लिख दिए। अगला क्या था? ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में क्या कॉमन है? अकेला 11। तो अकेला 11 आ गया इस सेट में। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी के बीच में कॉमन क्या है? 7, 9, 11, 13 कुछ कॉमन नहीं है। तो इसके इसमें आंसर क्या बना? नल सेट 5। इसको ऐसे लिखा या खाली हमने ब्रैकेट्स बना दिए, दोनों तरफ कर ली, दोनों ओके थे। अगला क्या था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो एक्चुअली पहले हमें क्या निकालना पड़ता? बी यूनियन डी। तो हमने बी यूनियन डी, देखो ये ब्रैकेट के अंदर है तो हमें पता है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। हमने बी यूनियन डी सॉल्व करा। बी और डी का यूनियन क्या बनता? 7, 9, 11, 13, 15 और 17। दिस वॉज वॉट? दिस वॉज बी यूनियन डी। अब हमें ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन डी के साथ। तो ए और बी यूनियन डी में कॉमन क्या क्या आ रहा है? 7, 9 और 11। तो हमारा आंसर क्या बना? 7, 9 और 11। और इसको हमने करना कैसे था? पहले हमने बी यूनियन डी अलग से बना दिया, फिर हम लोग उसको इजीली आगे ब्रेक कर सके। नेक्स्ट पार्ट क्या था? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब नेक्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलो एक काम करो, हमने अभी डी वाला पार्ट करा, डी वाले पार्ट के बाद हो सकता है हम इस पर फिर ब्लॉक हुआ। अब हमने शायद इस बात को पहले नोटिस ना कर पाए हो। तो चलो अब ई वाले और एफ वाले पार्ट पे फिर से दिमाग लगाओ। अब ये अटेम्प्ट करो, फिर इस पर वापस आओ। अब देखो इसका ई पार्ट क्या था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमें क्या करना चाहिए था? पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहिए था। हमने ए इंटरसेक्शन बी बना दिया।
ए और बी के बीच में कॉमन क्या आ रहा है वो पहले निकाला हुआ है, 7, 9 और 11। और बी यूनियन सी क्या है वो हमने अलग से बना लिया कि बी यूनियन सी कितना बन जाएगा, बी और सी के बीच में यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है और, तो वो क्या बनेगा 7, 9, 11, 13 और 15, 7, 9, 11, 13 और 15। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज बी यूनियन सी। हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इस सेट का और इस सेट का इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन आता है वो हमारा आंसर होना चाहिए। तो हमने रियलाइज़ करा कि जो इन दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है दैट इज 7, 9 एंड 11। तो हमने नेक्स्ट पार्ट भी बना लिया। तो देखो लॉजिक कितना सिंपल है, बस हमने राइट तरीके से मूव करना था। नेक्स्ट क्या था, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी क्या बना, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 सारे का सारा। ए यूनियन डी कितना बन गया, 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। सो दिस वॉज ए यूनियन डी। और नेक्स्ट पार्ट वॉज बी यूनियन सी। ये ए यूनियन डी है और बी यूनियन सी कितना बना वो हमने पहले निकाला हुआ है। तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, हमें दिखा 7, 9 और 11 इन दोनों के बीच में कॉमन है, 15 भी कॉमन है। तो 7, 9, 11 और 15 ये हमारा जवाब हो जाता। देखो बनाना कैसे है, हमने देखा कि जब आपकी यार यहाँ पे ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो क्या करो कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, वो सेट क्रिएट करा दो, उसके बाद का प्रोसेस हमें नोन था। तो कोई स्पेशल काम नहीं है, बस इस नाम की हमारी अंडरस्टैंडिंग थॉरो होनी चाहिए। अब बिल्कुल आज वाली क्लास में जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है हमने वो शुरू करना है। तो अब इस पूरे सेट्स में जो हमने लास्ट क्लास में जो नेम्स सुने, जो अभी हमने जो इंटरसेक्शन यूनियन इन सब बातों का थोड़ा थोड़ा रोल करना शुरू करा डिस्कस, इन सारी बातों को और ज़्यादा क्लैरिटी में समझने के लिए एक्चुअली एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो दैट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इज एक्चुअली इन सबकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसका नाम होता है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम अभी लिख के देखते हैं कि क्या होता है, पर अब आज वाली क्लास में हम लोग इसका सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट करने लगे हैं, जिससे इस पूरे टॉपिक में हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत सही हो जाएगी। तो इसलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको पूरे ध्यान से सुनो। अच्छा, और याद रखो साथ में कॉपी पे साथ में नोट्स बनाते रहना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये पॉइंट नोटिस करो, पहले बहुत इंटरेस्टिंग काम है, बस अब इसको वर्ड बाय वर्ड ध्यान से समझना। मान लो हमें सिंपली एक यूनिवर्सल सेट गिवन है यू। यू अब की बार वो यूनियन वाला यू नहीं है, इसका नाम यू है। यू में मान लो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी हैं। ए कोई सेट है 1, 2, 3, 4, 5, बी कोई सेट है 3, 4, 6, 7, 8। तो अब हमें दिखता है कि जो ए और बी हैं वो दोनों यू का सबसेट है, यू के बीच में से बनाए गए हैं, तो वो क्या बने, यू का सबसेट। अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक बड़ा अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग तरीका होता है ये नया नाम, जिसका नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम क्या है कि सोचो कि एक्चुअली ये सेट को रिप्रेजेंट करने का प्रॉपर एक पिक्टोरियल तरीका है, मतलब इसको पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम क्या करें कि जो ये यूनिवर्सल सेट यू है इसको ऐसे एक बड़ा बॉक्स बना लें कि हमें समझ में आया। अब हमने इसमें वो एलिमेंट्स डालने नहीं, ये कहीं पे हैं बीच में। अब ए हमें दिखता है कि इसका सबसेट है, तो ए इसका मतलब इसके बीच में ही कहीं पे है, ए इसका हिस्सा है। तो हमने एक ए को सर्कल की तरह बना लिया कि ये एक सेट ए है। जो ए है ये बाहर वाला पूरा जो है ये बड़ा बॉक्स यू है, रेक्टेंगल की तरह बना दिया। अंदर वाले को हमने सर्कल बनाया कि इस सर्कल के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, वो इसके बीच में आ गए। जो बी है वो भी इसका हिस्सा है इसी ए वाले यू वाले सेट का। तो जो बी है, पर हमने देखा कि बी और ए के बीच में कुछ हिस्सा कॉमन आ रहा है। कौन सा कॉमन आ रहे हैं, 3 और 4, इसलिए हमने ये बनाया बी, ये बनाया बी। तो ये जो फिगर बनी ये एक्चुअली एक वेन डायग्राम है, इसका नाम है वेन डायग्राम। अब एक्चुअली इसमें क्या होता है, मतलब हमें कोई बोलेगा नहीं, पर हमारी केवल ये पिक्चर हमारी माइंड में क्लियर होनी चाहिए। हमें दिखता है कि जो ये वाला हिस्सा है, जो ए वाला पूरा सर्कल है, इसमें एक्चुअली क्या है, ये सारे एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5। तो उसमें बी वाले में कौन से एलिमेंट्स हैं, 3, 4, 6, 7, 8। तो जो ये कॉमन हिस्सा है इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो कि दोनों के बीच में। तो अब इस केस में यहाँ पे वो एलिमेंट्स कौन से आते, 3 और 4। यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आते, ए का 3 और 4 तो यहाँ चला गया, तो यहाँ पे ए का क्या बचता, 1, 2 और 5, वो यहाँ पे है ए में। तो बी का 3 और 4 यहाँ चला गया, क्या बचा बी में, 6, 7 और 8, वो बी में यहाँ पे आएगा।
तो अब नोटिस करो कि एक्चुअली इसके बाहर वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए और बी दोनों में ही नहीं है। तो हमने रियलाइज़ करा कि 1 से लेके 5 तक यहाँ पे है, 3, 4, 6, 7, 8 वहाँ पे है, तो 9 और 10 कहीं नहीं है, तो वो यहाँ कहीं बाहर है, इस बाहर वाले हिस्से में कहीं है। हमने मार्क नहीं करना, कुछ नहीं करना, पर हमारे माइंड में ये क्लियरिटी होनी चाहिए। तो इन जनरल दिस इज़ अ वेन डायग्राम। अब इसी फिगर में नोटिस करो कि जो जो हमने नेम्स करे एक्चुअली वो सारे नाम यहाँ पे क्लियरली अभी अभी हमने डिस्कस करे। देखना कैसे, हमें ये देखना शुरू करना चाहिए कि इस वाले में जो ए इंटरसेक्शन बी है वो एक्चुअली कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करता है, जो ए और बी दोनों के बीच में कॉमन है। तो वो हिस्सा जो ए और बी दोनों में है, हम लोग क्या देख सकते हैं कि वो क्लियरली अब ये है, ये वो रीजन है जो कि दिस इज एक्चुअली कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो दिस इज व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, वो ये हिस्सा है। कोई हमें बोले कि इसी वेन डायग्राम के ऊपर ए यूनियन बी बना दो, तो हम बना देते हैं। हमें क्लियरिटी है कि वेन डायग्राम के ऊपर ए यूनियन बी कैसे बनाएंगे। सिंपली हमें समझ में आता है कि ये दोनों का बॉक्स, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, वो हिस्सा जो ए में है या बी में है या दोनों में है। तो हमें दिखता है कि वो एक्चुअली ये पूरा हिस्सा हो जाता, इसकी बात हो रही है। दिस कंप्लीट रीजन रिप्रेजेंट्स व्हाट, ए यूनियन बी। ये पूरे का पूरा जो शेडेड है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। अब बिल्कुल ऐसे ही सोचो, अब एक्चुअली वेन डायग्राम से हमारे देख पाने का ढंग, क्वेश्चंस को करने का ढंग बहुत सिंपल हो जाएगा। बस टास्क क्या है कि हम लोग सेट्स को अब ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म में एज अ वेन डायग्राम मन में सोचना शुरू करें, अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो। इसकी नीड अभी भी, अब जो ये जो टास्क कर रहे हैं ना, एक्चुअली ये है वो काम जो कि हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी में, और वो बहुत मेन टॉपिक है। वो आगे हम लोगों ने कंपटीशन में भी फेस करना है, और उसका पूरी तरह जो बेसिस है वो यहाँ से निकलता है। ए यूनियन बी को बोलना सीखो। ए यूनियन बी का मतलब होता है वो हिस्सा जो या ए में है या बी में है या दोनों में है। तो वो कौन सा हिस्सा हुआ, हमें दिखता है कि वो ये वाला हिस्सा है। अब इसके पता होने के बाद हम लोग बहुत सारी नई बातें रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब मान लो कि मुझे बोल दे कि ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर दो, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को छोड़ के बाकी सारा। ये कंप्लीट वेन डायग्राम है, ये ए, ये बी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि ए को छोड़ दे बाकी सारा। तो ए को छोड़ के जो बाकी सारा इस केस में बना, आर वी एबल टू सी कि वो ये सारा बाहर वाला रीजन है। बस ए वाले सर्कल को पूरी तरह छोड़ देना है हमने। बी से हमें कोई मतलब नहीं, बी की वजह से कंफ्यूज ना होना, बी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ए वाले सर्कल के बाहर वाला सारा रीजन, एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए वाले सर्कल के बाहर हैं, दैट वुड रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसके इसमें शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज द लॉजिक। तो अब वेन डायग्राम का रोल कैसे है, ये किस तरह से हमारे काम आता है, वो उसको देखने से पहले अब क्या करते हैं कि बिल्कुल अभी हमने ये नाम सुने, अब जस्ट इसके बाद जब जो क्वेश्चन फेस करने लगे हो, वो क्या है कि हमें कुछ हिस्से दिए हुए हैं, हमें ऐसे की कोई लाइन दी हुई है। अब जैसे एक एग्जाम्पल मान लो ले लेते हैं। मान लो अगर मैं क्वेश्चन दूं कि ऑन अ वेन डायग्राम शेड दिस रीजन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहला काम क्या है कि इसको पढ़ना सीखो। ये लिखा हुआ है वो हिस्सा जो ए में है, एंड ये एंड का सिंबल है हमारे लिए, एंड बी में नहीं है। तो हमने कौन सा हिस्सा निकालना है जो ए में है एंड बी में नहीं है। तो हमने क्या करना है, वेन डायग्राम बनाया, सिंपली बॉक्स बनाया, ये ए और ये बी। तो वो हिस्सा जो ए में है एंड बी में नहीं है, तो हमें दिखता है कि अगर ये ए और ये अगर बी, तो वो हिस्सा जो ए में है एंड बी में नहीं है, तो हमें दिखता है कि ए में से बस ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन छोड़ दो, तो ये बनता हमारा रीजन। ये वो रीजन है ए का जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो दिस रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इनको बुक्स में अगर किसी भी तरीके से कॉम्प्लिकेट करके बोला गया हो, हमने कुछ नहीं पढ़ना, हमें समझ में आना चाहिए कि इसको बोलते कैसे हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को पढ़ना बोलो, क्या होता है, ए में है एंड बी में नहीं है। तो कौन सा हिस्सा बनेगा जो ए में एंड बी में नहीं है, ये वाला। तो अब जो इसके बाद अब क्वेश्चंस एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे खुद अपने आप ब्रेक करो। तो अब लाइन से कुछ वेन डायग्राम्स आएंगे, उनको बिल्कुल राइट बनाओ, अब ये अपने आप सॉल्व करो। बस इन नेम्स को राइट तरीके से बोलना शुरू करना है। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बना, ए यूनियन बी के अलावा जो बाकी सब है वो। किस में से बाकी सब, पूरे बड़े यूनियन वाले सेट में।
तो अब देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें वो यूनियन ए और बी ना भी पता हो तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं होता एक्चुअली। हमने बस इन जनरल एक बना दिया कि दिस इज़ द यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर ए है और साथ में बी है, इंटरसेक्ट करता बनाया, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं तो हमने एक जर्नल केस ले लिया कि इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें ये बनाना चाहिए था। तो अब हमें समझ में आता है कि ए यूनियन बी क्या बनता, वो सारा जो शेडेड पोर्शन ये सारे का सारा ए यूनियन बी था। ए यूनियन बी, इसको नोटिस करो क्यों है ये ए यूनियन बी, या ए में है या बी में है या दोनों में है, वो एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, इन्हीं के बीच में कहीं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनता, इसको छोड़ के बाकी सारा। तो हमें क्लैरिटी है कि जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो इन दोनों सर्कल्स के ये बाहर वाला रीजन बन जाता। तो बस हमने इसको सही अपने माइंड में राइट बनाना था और हमारी राइट फिगर बननी चाहिए थी। तो अगर हमने ये बना लिया तो हमारा लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है, ये बनता ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट करो, सेकंड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो हमने फिर से वेन डायग्राम बनाया, ये ए ये बी, ए में नहीं है एंड बी में है, इसको बिल्कुल ऐसे बोलोगे, ए में नहीं है एंड बी में है। तो बी में है एंड ए में नहीं है, वो रीजन हम लोगों ने देख लिया कि डायरेक्टली वो ये रीजन है। बी वाले सर्कल में से बस जो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन रीजन आ रहा है उसको छोड़ दो। तो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। बस हमें इसको राइट तरीके से देख पाने की समझ चाहिए, पर अभी पहले लाइन से थोड़े क्वेश्चंस करो। अब नेक्स्ट करो, ये लिखा हुआ था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये ए ये बी। तो इसको पहला काम क्या है कि इसको बोलो ऐसे, ए में नहीं है एंड बी में नहीं है, तो हमें वो रीजन चाहिए जो ए में भी नहीं है एंड बी में भी नहीं है। तो हमने नोटिस करा कि जो ए और बी दोनों में नहीं है वो तो एक्चुअली ये बाहर वाला हिस्सा है जो कि ना ए में है ना बी में है, ये बना हमारे काम का रीजन। और यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करो, हमने ये बनाया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, नोटिस करो देखो सेम रीजन है। तो यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ मिला और ये लॉ हमने क्वेश्चंस के बीच में यूज़ करना होता है, पर इसको हम लोग फॉर्मली लिखेंगे, पर इसको अपने माइंड में रखना कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने खुद बना के देखा कि ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आता है। हमने दोनों को इंडिविजुअली बना के देखा, हमें देखा दोनों एग्जैक्टली सेम है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बना, ये बाहर वाला हिस्सा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या बना, ये बाहर वाला हिस्सा। और हमने इसको याद नहीं करा, खुद बना के देखा है, तो फिर हमें ये भूलना नहीं चाहिए। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये सिंपल था, अब ये बिल्कुल राइट करा होगा, ये क्या बनता, जो ए इंटरसेक्शन बी के अलावा है। तो हम लोग को समझ में आता है कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दो, बाकी सारा जो पोर्शन बना वो हमारे काम का है। तो दिस वॉज द रिक्वायर्ड रीजन। कोई ये सब क्यों कर रहे हैं, इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो सब बात की बात, वो क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, वो हम लोग डील कर लेंगे। पहले काम की बात क्या है कि हमें इस टॉपिक की राइट अंडरस्टैंडिंग हो। देखो हमने इसको छोड़ दिया, बस इतने हिस्से को छोड़ दिया, बाकी सारा जो बाहर है वो हमारा आंसर है। अब बिल्कुल सेम पैटर्न पे जब हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे ना, तो वो भी एक्चुअली यही आ जाएगा, सेम एग्जैक्टली सेम बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले। क्या, एक हमने पहले बनाया था कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ से ही सेकंड पॉइंट मिला कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये दोनों पॉइंट्स हमने याद करने हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। और नोटिस करो कि हमने ये याद नहीं करे, हमने इनको खुद बना के देखा कि ऐसा होता है। तो जो ये दो जो हमने पॉइंट्स करे ये हमें चाहिए, और ये होते हैं डी मॉर्गन्स लॉज। जब हम क्वेश्चंस करते हैं अच्छे लेवल के तो हमें ये उसके बीच में काम आते हैं। कल को एमबीए का एग्ज़ाम दोगे, उसमें सेट्स बहुत मेजर टॉपिक है, तो उसमें ये बहुत फ्रीक्वेंटली ये पॉइंट्स यूज़ होते हैं। पर हमें ये अभी +1 से 11 से इस क्लास से इनकी अंडरस्टैंडिंग राइट होनी चाहिए, और ये अभी काम भी आएंगे। इन पे बेस्ड हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे आगे, ये प्रोबेबिलिटी में भी बहुत काम आएगा यही सारा लॉजिक। पर इसको बस अभी राइट तरीके से पहचानना इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हमें क्लैरिटी है कि हाँ हमने खुद ही बनाया हुआ है, ऐसा होता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो वो सेम आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। कैसे आया, हमने खुद बना के देखा है। चलो, सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। हमने वेन डायग्राम्स को लेके अभी फर्स्ट पॉइंट करा, पर अभी हमने केवल दो देखे।
तो उन दो पे ना, उन दो, जैसे हमने दो, केवल दो सेट्स ए और बी के साथ डिस्कशन करी, पर ये 3 भी हो सकते हैं, तो हम लोग 4 भी हो सकते हैं होने को, तो पर जो हमने डील करने हैं वो 2 और 3 है। तो तीसरे के बारे में अभी बात करेंगे, पर पहले एक नाम सुनते हैं, फिर एक फॉर्मूला अपने आप क्रिएट करेंगे और हमें दिखेगा कि वो भी हमें याद नहीं करना पड़ता, खुद ही बना लिया हमने। चलो अब इस पॉइंट के बाद एक सिंपल सा नया पॉइंट सुनो। अब ये देखो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा नाम है, बस याद रखना। कभी ना हमें सेट्स के बीच में ऐसे की टर्म लिख के दी गई होंगी, a माइनस बी या b माइनस ए। तो a माइनस बी को याद रखना, याद रखो वर्ड बाय वर्ड। a माइनस बी का मतलब है कि a में से वो टर्म्स हटा दो जो b के साथ कॉमन है। क्या होता है a माइनस बी? कि a को लो, a में से वो चीज़ें हटा दो जो b में भी हैं। जैसे इस केस में a है 1 2 3 4 5 6, b है 2 4 6 8। तो a में a माइनस बी कर रहे हैं, इसलिए a में देखो कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो b के साथ कॉमन आ रही हैं। तो मैं दिखता है कि वो जो कॉमन टर्म्स हैं वो 2 4 और 6 हैं। तो 2 4 और 6 मुझे a में से हटा देना चाहिए। क्या बचेगा? 1 3 और 5। तो a माइनस बी क्या बनेगा? सिंपली 1 3 और 5। क्यों बना? a में से वो टर्म्स हटा दो जो b के साथ कॉमन है। a में से वो टर्म्स हटा दो जो b के साथ कॉमन है, तो क्या बचेंगी? 1 3 5। अब ऐसे ही ज़रा अपने माइंड में b माइनस ए को सोचो। b माइनस ए क्या होगा? कि b में से वो चीज़ें हटा दो जो a के साथ कॉमन है। अब की बार हमने एक्चुअली कुछ सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं करनी, तो इसलिए इसको अपनी ऑर्डिनरी जो हमने सब्ट्रैक्शन का लॉजिक इतने सालों से करा हुआ है उसके साथ रिलेट करने की कोई नीड नहीं। सेट्स में a माइनस बी का मतलब है a में से वो चीज़ें हटा दो जो b के साथ कॉमन है। b माइनस ए क्या बनेगा? b में से वो चीज़ें हटा दो जो a के साथ कॉमन है। तो हमने देखा कि b में से वो चीज़ें हटानी है जो कॉमन है। तो 2 4 6 कॉमन था, हमने इसमें से वो हटा दिया। क्या बचा अकेला? 8। तो b माइनस ए वुड बी ओनली 8। इतना सा पॉइंट है, कोई ट्रिक नहीं, कोई स्पेशल नाम नहीं, पर डायरेक्टली हमें इसका सेंस बना होना चाहिए। अब क्योंकि हमने वेन डायग्राम नाम सुना है, इसलिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब हम लोग नोटिस भी कर सकते हैं और बड़ी इजीली समझ भी सकते हैं। को a माइनस बी जब हमने बनाया, किसी बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि a माइनस बी का एक्चुअली ज्योमेट्रिकल मतलब इसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में वेन डायग्राम पे क्या सेंस बना। तो अब नोटिस करो कि जो a माइनस बी है, हमने बोला कि a में से, हम लोगों ने डिस्कस करा कि a में से वो चीज़ें हटा दो जो b के साथ कॉमन है। तो क्या हमें दिखता है कि हम एक्चुअली a में से a इंटरसेक्शन b माइनस कर रहे हैं। a में से वो चीज़ें हम हटा रहे हैं जो b के साथ कॉमन है। तो एक्चुअली a माइनस बी क्या हमें समझ में आता है कि एक्चुअली ओनली दिस पोर्शन है। हमने a में से वो चीज़ें हटा दी जो कि b के साथ कॉमन है। तो क्या आर वी एबल टू क्लियरली सी कि a माइनस बी इज एक्चुअली a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a लो एंड b ना लो, मतलब a में से वो चीज़ें लो जो कि b में नहीं है। तो इस दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट व्हाट? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे हमें देखने की समझ होनी चाहिए। तो a माइनस बी क्या होता है? a वाला सर्कल लिया, उसमें से a इंटरसेक्शन b को हटा दिया, या ऐसे बोल दो कि हमने a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो कई बार क्योंकि एक बच्चे को ये क्लैरिटी नहीं होती कि उसने इसको देख कैसे पाना है, तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन उसको हमेशा लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया। तो कोई काम नहीं है, ये बहुत सिंपल है, बस हमारे माइंड में ये पिक्चर ऐसे बनी होनी चाहिए। अब बिल्कुल ऐसे सोचो कि किसी ने b माइनस ए बोला, तो हमें समझ में आता है कि उसका सेंस क्या बना कि b लो और b में से वो चीज़ें हटा दो जो a के साथ कॉमन है। तो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर वी आर एबल टू सी कि दिस इज एक्चुअली b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। तो b माइनस ए इज व्हाट? b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। या ऐसे बोल दो कि b में से हमने जो एलिमेंट्स b में थे उनमें से हमने वो एलिमेंट हटा दिए जो कि a इंटरसेक्शन b में आ रहे। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे प्रोबेबिलिटी पे या कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे, देखो सेट्स पे हमने 2 एग्जाम्स देने होते हैं इन जनरल, या तो हमने केवल स्कूल का एग्ज़ाम देना है या हमने आगे कंपटीशन भी देना है साथ में। तो स्कूल के एग्ज़ाम में वो हमें इन टॉपिक्स पे सेट्स पे बहुत नहीं फंसाएंगे, पर जब कल को हम ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देंगे तो हमें सेट्स काम आएगा, पर काम आएगा एक्चुअली एक और टॉपिक प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स होके। तो एक्चुअली इस रीज़न से ये डिस्कशन सारा हमारी वो अंडरस्टैंडिंग बना रही है। कल को जब हम प्रोबेबिलिटी करेंगे तो उस समय मतलब आई एग्जैक्टली टेल यू कि वापस जाओ सेट्स पे रिवाइज करके आओ। तो उस समय फटाफट क्या करना है कि सेट्स टॉपिक पे वापस आना है और फटाफट साथ में ये लेक्चर फिर से अटेंड करना है। तो हम लोग को 1 मिनट में रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ऐसे यूज़ करना है प्रोबेबिलिटी में। तो अब इस चीज़ का एडवांटेज है। तो साथ साथ उस पॉइंट को पूरी तरह बस अपने माइंड में रखना शुरू करो
कि एक्चुअली ए माइनस बी या बी माइनस ए रीजन का एक्चुअली मतलब क्या बनता है। तो अब जो हमने वेन डायग्राम से लॉजिक बनाया, अब एक क्वेश्चन पे उसका रोल कैसे है, हमें सवाल कैसे क्या आने हैं वो डिस्कस करना है। तो इसलिए केवल अब ये वेन डायग्राम वाले पॉइंट को अब नोटिस करो। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, पर उसको नोटिस करो, फिर उसको क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन अभी हमने करा, हमें ए गिवन था, बी सी डी गिवन थे, क्वेश्चन था फाइंड ए माइनस बी। तो हमें समझ में आता है ए को पकड़ना है। ए माइनस बी में क्या करना है कि ए को देखना है और ए में से वो चीज़ें निकाल देनी है जो बी में भी हैं, साथ में ए और बी दोनों में कॉमन है। तो इस केस में ए में वो कौन सी टर्म्स है जो बी के साथ कॉमन है, हमने वो ऑब्जर्व करी। हमने देखा कि 3, 6, 9, 12, तो 12 है जो कि ए में भी है और बी में भी है, तो 12 को हमें हटाना पड़ेगा। 16 नहीं है, आगे 20 भी नहीं है, तो 3, 6, 9, 15, 18, 21 ये बनता ए माइनस बी। तो 3, 6, 9, 15, 18, 21 हमने बना दिया, राइट। नेक्स्ट था बी माइनस सी। क्या करना है, बी में से वो टर्म्स हटानी है जो सी के साथ कॉमन है। तो बी माइनस सी हमने करा, तो हमें दिखा कि जो टर्म्स कॉमन आ रही है, एक तो 12 भी कॉमन आ रहा है, 16 भी कॉमन आ रहा है, तो 16 भी नहीं आएगा, और 4 भी कॉमन आ रहा है, 4 और 8 भी कॉमन आ रहे हैं। तो इस केस में जो कॉमन आ रहा है वो हमने हटा दिया, क्या बच गया अकेला 20। तो बी माइनस सी क्या बना, अकेला 20। बिल्कुल ऐसे ही बी माइनस डी बना 4, 8, 12, 16, सी माइनस डी और डी माइनस सी। तो द पर्पज़ वॉज दिस कि एग्जैक्टली हमें क्लैरिटी हो कि इसको बोलना कैसे। मेरे सामने क्वेश्चन आएगा, मेरे दिमाग में क्या चलेगा, ए माइनस बी में मेरे माइंड में चलना चाहिए कि ए में से वो चीज़ें हटा दो जो बी के साथ कॉमन है, ए और बी में जो कॉमन आ रही हैं। सी माइनस डी में क्या चलेगा कि सी में सी को लो और सी में से वो टर्म्स हटा दो जो डी के साथ कॉमन आ रही हैं। तो हमने सी को पकड़ा और उसमें से वो टर्म्स हटा दी जो कि डी के साथ कॉमन आ रही हैं। तो नोटिस करा क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, 10 कॉमन आ रहा है, 10 हटा देंगे, 15 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, 20 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 ये बनता सी माइनस डी। डी माइनस सी में भी सेम तरीके से डी में से वो चीज़ें हटाएंगे जो कि सी के साथ कॉमन है। वो अकेला 10 था, तो 5, 15, 20। तो अगर ये लॉजिक समझ में आ जाए फिर ये क्वेश्चन गलत नहीं होते। सिंपल सा टॉपिक है ये वाला, बस हमें इन नेम्स की, इन नामों की जो हमने सुने, बस क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अब ना आप एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं, बहुत सिंपल सा है, पर खुद डेवलप करते हैं और फिर क्वेश्चंस में उसका यूज़ भी करेंगे। तो अब ये देखो, पहले बुक में अगर देखोगे ना तो हमें ये एक फॉर्मूला गिवन होता है, ऐसे ये गिवन होता है। ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n और ब्रैकेट के अंदर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बराबर होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो डायरेक्टली देखने पे हमें लगता है कि कुछ याद करने वाला फॉर्मूला है, हमने याद भी रखना है, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वेन डायग्राम एक्चुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। अब नोटिस करो, हमें क्या बोला गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालो। तो हम कैसे निकालते, हम पूरे ए को लेते नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस पूरे बी को लेते नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो जब हमने ए यूनियन बी को बनाने के लिए पूरे ए को लिया और फिर से पूरे बी को, दोनों को ऐड कराया, तो क्या हमें दिख रहा है कि एक्चुअली हमने जो बीच में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है इसको गलती से 2 बार ऐड कर लिया। एक बार हमने ए में ऐड कर लिया और एक बार बी में ऐड कर लिया, पर हमें तो एक ही बार ऐड करना है, तो इसलिए उसको एक बार सबट्रैक्ट कर दिया। इसको फिर से सुनो, जब हमने ए यूनियन बी निकालना है तो एक्चुअली हमने ये सारा निकालना है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पूरा लिया प्लस पूरा बी लिया, दोनों को ऐड कराया। पर जब दोनों को ऐड कराया तो हमें दिखा कि जो बीच वाला पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी वाला, ये एक्चुअली 2 बार ऐड हो गया। ए में भी ऐड हो गया, बी में भी ऐड हो गया, पर हमने तो एक बार ऐड करना है, इसलिए उसको एक बार माइनस कर दिया। तो ये फॉर्मूला ए यूनियन बी का क्या हमें दिखता है कि हमने खुद ही डिराइव कर लिया, पर हम इसको याद रखेंगे, क्वेश्चंस के बीच में काम आता है। कैन यू इमेजिन कि लोगों की इस टॉपिक में क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए जो क्वेश्चन इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, लोग उनको +1 में अभी पहली क्लास की क्लैरिटी ना होने की वजह से नहीं कर पाते। तो उस जोन में नहीं फंसना। मेन टास्क क्या है कि हमारा अपने आप हम लोग को समझ में आए कि जो कुछ भी बताया गया वो कितना लॉजिकल है, तो उसके बाद फिर हम लोग इस पर कोई भी सवाल आता है ना तो हम लोग कभी नहीं फंसते। अच्छा अब देखो, किसी अपने स्कूल में साथ वाले बच्चे को डराओगे तो उसको लगेगा क्या बता दिया, पर आप लोग पकड़ पाओगे कि जो ए यूनियन बी है, आर वी एबल टू सी कि इसी को बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो अब किसी के सामने ये लिख दोगे तो वो कहेगा ये तो बड़ा टफ सा है, हमें कराया नहीं, पर अब हम देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ये हिस्सा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या बना, ये बीच वाला हिस्सा। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वो बना ये वाला हिस्सा। तो हमें दिखता है कि तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ए यूनियन बी तो बन जाएगा। तो दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग। और ये क्वेश्चन कभी बहुत साल पहले किसी आईआईटी में क्वेश्चन में यूज़ हुआ था, पर लोग क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनको इतनी सी बात बोलने में प्रॉब्लम आती है। तो हमने ये याद करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन समझ में आए। ऐसे ही सोचो कि अब अगर मान लो, तो इसको याद रखना, अपनी कॉपी में लिख लो, ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चंस के बीच में इसका यूज़ करेंगे अब साथ साथ। ऐसे ही सोचो कि मान लो सेट यूनियन के अंदर अगर 2 होने की बजाय अगर 3 होते, ये U है, ये A है, ये B है और ये C है। तो अब इस केस में वील स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद अभी हम लोग अपने आप बनाना शुरू करेंगे। हमें किसी ने ये दिया, किसी ने बोला कि A यूनियन B यूनियन C को मार्क करो। तो हमें समझ में आता है कि जो A यूनियन B यूनियन C होता वो होता, उसको हमें बोलने की समझ है। उसका मतलब क्या है, यहाँ A में हो या B में हो या C में हो, ये बनता है A यूनियन B यूनियन C। अब इसी पैटर्न पे थोड़े वेन डायग्राम पे मार्क करने के क्वेश्चंस पहले और करते हैं, फिर आगे देखेंगे कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे है। तो अब 3 वाले थोड़े से वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन पे अपने आप को पहले क्लैरिटी बढ़ाते हैं। किसी की क्लैरिटी नहीं बढ़ा रहे, अपने आप को समझा रहे हैं। इसको बोलने की समझ है, वो हिस्सा जो या ए में है या बी में है या सी में है या दोनों में या तीनों में है, तो वो एक्चुअली बना ही ये वाला सारे का सारा। अब ऐसे ही 3 ऐसे सर्कल्स बना के जो जो पॉइंट्स अब बोले जाएं उनको बस शेड करो राइट। अब ये करो सॉल्व। हमें किसी ने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को मार्क करो, तो हमें समझ में आता है कि इसका मतलब क्या बना, ए बी सी। तो हमने यहाँ पे वो रीजन आइडेंटिफाई करना था जो ए में भी है एंड बी में भी है एंड सी में भी है। तो हमें दिखा कि वो रीजन जो कि तीनों में कॉमन आ रहा है, आर वी एबल टू सी कि वो ये वाला रीजन है। ये वो हिस्सा है जो कि ए के अंदर भी है एंड बी के अंदर भी है एंड सी के अंदर भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एक्चुअली ये रीजन बन जाता। तो हमें इसको देखने की समझ चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों चाहिए अभी क्वेश्चंस में आना शुरू हो जाएगा, पर पहला अगर हम लोग ये कर पाए तो ये बहुत बड़ा काम है, इसको समझना बहुत ध्यान से। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट करो, बस इसको राइट तरीके से बोलना शुरू करना चाहिए था। क्या लिखा हुआ है, ए में हो एंड बी में हो एंड सी में नहीं हो। बिल्कुल अगर हमने इसको ऐसे बोला फिर हम कंफ्यूज नहीं होते इनमें, ये ए ये बी और ये सी। तो हमें कौन सा हिस्सा चाहिए जो ए और बी दोनों में हो। ए इंटरसेक्शन बी, आर वी एबल टू सी कि जो ए इंटरसेक्शन बी है ये पूरा है, ये वाला हिस्सा। तो हमने वो हिस्सा लेना है जो ए में है एंड बी में है लेकिन सी में नहीं है। तो हमें दिखता है कि वो जो रीजन बना वो एक्चुअली ये वाला बना, बस ये इतना सा। देखो ये पूरा जो था, ये जो कंप्लीट था, दिस वॉज ए इंटरसेक्शन बी। कोई कहता है ना कि ए इंटरसेक्शन बी मार्क कर दो, तो ये पूरा होता। उसमें से ये वाला पोर्शन कौन सा है, ए में है एंड बी में है एंड सी में नहीं है। तो वो रीजन कौन सा बना जो हम लोगों ने रेड से भी मार्क करा। तो देखो इसको देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कोई हमें क्वेश्चन दे दे कि सिंपली, मान लो क्वेश्चन होता कि हमें कोई बोले कि फाइंड बी इंटरसेक्शन सी, इसी में 3 हमें देके बोले कि बी इंटरसेक्शन सी को मार्क करो या उसकी वैल्यू निकालो। क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, तो हमें देखने की समझ चाहिए कि बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या बना, वो हिस्सा जो बी एंड सी दोनों के साथ कॉमन आ रहा है। ए से हमें अब कोई मतलब ही नहीं है, तो बी ये रहा, सी ये रहा, बी एंड सी दोनों के बीच में जो कॉमन हिस्सा आ रहा है वो ये पूरा हुआ, ये पूरा का पूरा बी इंटरसेक्शन सी बना ये हिस्सा जो बी और सी दोनों में कॉमन आ रहा है। क्योंकि ए के साथ हमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन या कॉमन या यूनियन कुछ बोला ही नहीं गया, तो इसलिए उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। तो दिस वुड बी बी इंटरसेक्शन सी इफ एवर वी हैव टू यूज इट। अब ऐसे ही सिंपल सा नेक्स्ट पार्ट भी कर दो। अब ये करो सॉल्व। सिंपल सा पार्ट था ये भी, राइट ही होना चाहिए। क्या बोला गया है, ए में हो एंड बी में ना हो एंड सी में ना हो। जैसे भी इसको बुक्स में लिखा हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो, हमने कुछ नहीं पढ़ना। हमें क्या समझ में आना चाहिए, ये डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एनसीईआरटी के सवाल करो, सारे सॉल्व होंगे, बहुत सिंपल है। कोई भी क्वेश्चन में ट्रबल आए साथ साथ व्हाट्सएप पे या डायरेक्टली सिस्टम पे चैट में इमीडिएटली भेजो, तो उसकी डिस्कशन भी साथ साथ समझ पाओगे। पर मेन टास्क याद रखना कि सारी अंडरस्टैंडिंग की जड़ ये है।
उसको हम लोग सीधी भाषा में समझ नहीं पाते, वहीं पे ट्रबल आती है। तो दिस इज़ दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, हमें ये ऐसे बोलने की अकल चाहिए। उसके बाद इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, क्या बताया गया, ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। तो हमारा फटाफट हाथ चलता है, क्या चाहिए, ए में हो एंड बी में ना हो एंड सी में ना हो। तो ये ए वाला गोला है, उसमें से हमने वो हिस्सा लेना है जो ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है। तो आर वी एबल टू आइडेंटिफाई कि दैट रीजन वुड बी ओनली दिस रीजन, दिस रीजन। So this is the space which is in A and it is not in B and not in C. तो इसलिए जो रीजन ये वाला बनता, ये सब ये बनता A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। तो इन सब पे बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको ये सीधे पढ़ना नहीं आता, और बुक्स में इसको कैसे मर्जी दिया हो हमने कुछ नहीं पढ़ना। याद रखना, ये भी ट्रबल आती है। अब जब प्रॉपर साथ में मैथ्स वाली क्लास अटेंड कर रहे हो तो याद रखना, बुक से कुछ नहीं पढ़ना। कोई भी उसमें टॉपिक लगता है कि नहीं मुझे ये पॉइंट इंटरेस्टिंग लगा, उसको डायरेक्टली डिस्कस करो। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में ऐसे अटेम्प्ट करना है, ये हमारा काम है। कोई भी टॉपिक में ट्रबल आती है, इसको फिर से क्लास को अटेंड करो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी हमने पहले भी सुना हुआ है, हर क्लास को कम से कम 2 बार अटेंड करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके पास बहुत टाइम होता है, आप कहीं आने जाने का टाइम तो वेस्ट होना नहीं, तो उसको भी सही यूटिलाइज़ करो। इन अ सिमिलर जोन, जैसे हमने ए यूनियन बी बनाया था, बिल्कुल वैसे ही अब जो नेक्स्ट नाम है वो इसके सुनने के बाद अब ये नेक्स्ट नाम ये है, इसको ध्यान में रखना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या बनाइए पूरे का पूरा, तो ये एक्चुअली बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ले लो पूरा, प्लस बी ले लो, प्लस सी ले लो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, माइनस बी इंटरसेक्शन सी, माइनस सी इंटरसेक्शन ए। प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है हमारा अब 3 फॉर्मूला। तो इसको करने से पहले एक्चुअली टास्क था कि हम लोग ये डिस्कशन कर लें, तो हमें ये भी याद रखना है। क्लियर है, कोई स्पेशल काम नहीं, ये भी बहुत सिंपल सा है। देखो, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना होता तो हम क्या करते, सोच के देखो लॉजिकली क्या करते। पूरा हमें ये चाहिए सारे का सारा, हमने पूरा ए ले लिया, प्लस पूरा बी ले लिया, प्लस पूरा सी ले लिया। तो जब पूरा ए और पूरा बी लिया तो हमें दिखा कि ए इंटरसेक्शन बी 2 बार ऐड हो गया, तो 1 बार माइनस कर दिया। बी इंटरसेक्शन सी 2 बार ऐड हो गया, 1 बार माइनस कर दिया। सी इंटरसेक्शन ए 2 बार ऐड हो गया, हमने 1 बार माइनस कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि एक्चुअली जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो एक्चुअली 3 बार माइनस हो गया, 3 बार ऐड हुआ ये वाला हिस्सा कॉमन वाला, और 3 बार बेचारा सब्ट्रैक्ट भी हो गया। पर हमें 1 बार तो चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी में, ये हिस्सा तो आता ही आता है, तो इसलिए उसको अलग से 1 बार ऐड करा। अगर हमें इसका लॉजिक चाहिए तो लॉजिक ये है, पर अब क्वेश्चंस में हम लोग उसको पूरी स्पीड पे यूज़ करेंगे। अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिख लो कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एग्जैक्टली हमारे माइंड में ये पिक्चर बनी होनी चाहिए। अब इसको एग्जामिनर और भी तरीके से ट्विस्ट करके दे सकते हैं, पर हम लोग इसको कंप्लीटली वन डायग्राम से करेंगे। स्कूल के एग्जाम में हमें ब्लॉक नहीं करेंगे, इसमें ब्लॉक हो गए ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में। पर चलो पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये बनाया कैसे और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो अब डायरेक्टली इसका रोल कैसे है वहाँ चलते हैं, जो इंटरेस्टिंग काम है। तो पिछले 1.5 दिनों से हम लोग केवल यहाँ तक पहुँचने के लिए बेस बना रहे थे। तो जब हमारी अब ये अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है और अब जब ये फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया, अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं डिस्कस। तो अब डायरेक्टली जो अगला सवाल है उसको खुद ब्रेक करने की करो। बहुत सिंपल है, पर अपने आप ब्रेक करने की करो, ये सॉल्व करो खुद। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला याद कराने के लिए ही था। हमें गिवन था कि कोई 2 सेट है एक्स और वाई। एक्स यूनियन वाई गिवन है कि 50 एलिमेंट्स है, एक्स में है 28 एलिमेंट्स, वाई में 32 हैं। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने होंगे, डायरेक्टली हमें लिखने की समझ है। एन इंटरसेक्शन वाई क्या बनता, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। क्लियर, सिंपली यूनियन को इधर ले गए, इंटरसेक्शन को इधर ले आए। अब सारी वैल्यूज़ तो हमें दी गई थी, 28, 32, 50 माइनस करा, 10 हमारा जवाब है। तो बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल राइट होना चाहिए था। अगर गलत करा तो कोई ट्रबल नहीं है। देखो एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, गलती करना कभी ट्रबल नहीं होती, गलती ना करना एक्चुअली ज़्यादा बड़ी ट्रबल है। गलती नहीं कर रहे मतलब इंप्रूव नहीं हो रहे। तो क्लियर, हम लोग सेम पैटर्न में अपने कंफर्ट जोन में, तो कंफर्ट जोन को तोड़ दो। क्वेश्चन नए आएंगे उनको ब्रेक करने की करो, बिल्कुल ना घबराओ, क्योंकि आगे उनका सोल्यूशन हमने देखना ही है।
पर पहली बार अपने आप ट्राई करा करो, टाइम लगाओ। वैसे ये बहुत सिंपल था, नेक्स्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन भी, पर अब इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। पिछले क्वेश्चन में हमें यूनियन इंटरसेक्शन के फॉर्म में डायरेक्टली पहले से टर्म्स गिवन थी, इसमें थोड़ा सा हमने अपने आप दिमाग लगाया कि हमें गिवन है कि इन अ स्कूल दे आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इसका मतलब क्या हुआ? मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स। तो पहला काम इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इन सबको सॉल्व करने का जो टूल है याद रखना, वो है वेन डायग्राम सारे क्वेश्चंस में। तो अब जब हम वेन डायग्राम से इन सवालों को सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना देंगे। इसका मतलब क्या बना, हमें इस पहली लाइन को पढ़ के क्लियरिटी है कि हमें M यूनियन P एक तरीके से दे दिया गया है कि दिस इज 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन P हमें गिवन है कि 20 है। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, मतलब जो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M है, जो M वाला सर्कल है वो हमें दिया गया है कि 12 है। और 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स हमें गिवन है कि 4 है। तो हमारा पहला काम क्या था कि हम ये लाइन लिख दें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। M यूनियन P हमें गिवन था कि 20 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स 12 और ये M इंटरसेक्शन P 4। अब इसके बाद बचा क्या, अकेला P निकालना, तो हमें ये फॉर्मूला आता था M यूनियन P हो गया M प्लस P माइनस M इंटरसेक्शन P। P बचा है, उसके बाकी सबकी वैल्यू डाल दो, P आ गया। वो कितना बचा? 12। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, इनसे ज़्यादा अच्छे करने हैं, पर पहले ये वाले राइट होने चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। हर क्वेश्चन में ना हल्का सा लैंग्वेज का चेंज होगा, बस वो देखो। 1-1 मिनट के क्वेश्चन है वाले, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, पर अभी राइट करो बस। हमें क्या गिवन था कि एक क्लास है 35 स्टूडेंट्स की, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो हमें क्लियरिटी है कि क्रिकेट वाले हमें गिवन है C, उसका नाम रख लिया, फुटबॉल वाले का नाम F रख लिया। अब ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। देखो इस लाइन का मतलब क्या बना, इस लाइन का मतलब बना कि इस सवाल में जो NA यूनियन जो C यूनियन F है, C यूनियन F जो है वो हमें दे दिया गया कि 35 ही है। तो अगर इस क्वेश्चन में फंसे होगे तो ये पॉइंट नहीं पकड़ पाए, मतलब C यूनियन F के अलावा बाहर कुछ भी नहीं है। हर बच्चे ने क्रिकेट या फुटबॉल में से कुछ खेलना है, हमें ये बोला गया। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो कि कोई भी गेम ना खेले। तो इसलिए अब की बार ये बाहर वाले हिस्से में एक्चुअली कुछ नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि C यूनियन F जो है ये एक्चुअली कितना है, ये पूरा एलिमेंट्स ही एंड दे वर 35। ये था इसमें मेन काम। तो हमें कितने गिवन है, क्रिकेट वाले कितने गिवन थे 24, फुटबॉल वाले कितने गिवन थे 16, और फुटबॉल यूनियन क्रिकेट वाले कितने गिवन थे 35। अब क्या बोला, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो क्या निकालना है, X इंटरसेक्शन Y। सिंपली वो तो फॉर्मूला है हमारा, X इंटरसेक्शन Y हमने फाइंड करा, वो आ गया 5। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन में अभी ऐसा नहीं हुआ, पर अब इसी में एक नया पॉइंट भी सुनो। मान लो कोई हमसे इसी में पूछ लेता कि हाउ मेनी लाइक टू प्ले ओनली क्रिकेट। ओनली क्रिकेट, इस लैंग्वेज का मतलब समझना। ओनली क्रिकेट का मतलब क्या बना कि ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, तो हमें पूरा क्रिकेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो ओनली क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो ओनली क्रिकेट वाले कौन से हुए, ये वाले हुए। कौन से हुए, अकेले ये वाले। जो फुटबॉल भी खेलना चाहते हैं वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें दिमाग लगाना पड़ा कि ओनली क्रिकेट वाले कौन से हैं, जो क्रिकेट तो खेलें एंड फुटबॉल ना खेलें। ओनली क्रिकेट वाले कौन से हुए, जो क्रिकेट तो खेलें एंड फुटबॉल ना खेलें। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें क्रिकेट वाले लेने चाहिए थे, वो हमें गिवन थे कि देवर 24, और उसमें से जो दोनों के बीच में कॉमन वाले थे वो ये 5 थे, उसको हटा देना चाहिए था। तो वो कितने बनते, 24 माइनस 5 विच इज़ 19। तो आगे क्वेश्चंस में ऐसी लैंग्वेज भी आएगी, तो उसको राइट ब्रेक करने के लिए बस हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोई स्पेशल काम नहीं। बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन हैं ये वाले, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और इंटरेस्टिंग है। इनसे 10, 20, 30 टाइम्स बेटर क्वेश्चंस कल को आप ही लोगों ने सॉल्व करने हैं MBA के एग्जाम्स में, और वहाँ यही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं 30 सेकेंड्स में। तो इसलिए अभी भी इनको राइट करो, अपना लॉजिक खोलो कि हमने इसको वेन डायग्राम से देखना कैसे है। देखो क्वेश्चन नया बनाया और उससे उसकी लैंग्वेज को पकड़ा कि क्या कैसे बोलना है। तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट को यूज़ करो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमें क्या बोला गया, हमें इस क्वेश्चन में दिया गया कि इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। तो यूनिवर्सल स्टेट कितना है, 400 स्टूडेंट्स का। हमें गिवन है कि 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। 100 बच्चे जिनको एप्पल जूस पसंद है, 150 बच्चे जिनको ऑरेंज जूस पसंद है, एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस।
फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। अब देखो ये नई लैंग्वेज थी, तो क्या इस क्वेश्चन में हम समझ पाते हैं कि जो हमें निकालने को कहा गया है वो ये कि एप्पल जूस भी ना ले, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, एंड ऑरेंज जूस भी ना ले, मतलब ओ कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब समझना, इस क्वेश्चन में जो मेन टास्क था वो एक्चुअली इस क्वेश्चन को पढ़ के ये लाइन बनाना था कि जो हमें बोला गया है निकालने को वो एक्चुअली ये पोर्शन है। तो अब जो क्वेश्चन्स हमने इससे पहले करे उसमें अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हमने सुनी नहीं है, उसको अब सुनना। ये ट्रिक है एमबीए तक में किसी भी लेवल पे कोई भी सवाल अगर आता है वो यूँ सॉल्व होता है अगर हम लोग का दिमाग ऐसे चले तो इसलिए स्कूल के लेवल पे तो इसमें कुछ मर्जी डाल देंगे, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन वो हमसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर हमें ये बात याद रही। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, हमें सिंपली एप्पल जूस गिवन है, बी मान लो हमने ऑरेंज जूस नाम रखा। तो जब भी कभी इस तरह का कोई भी सवाल आए, ये सारे क्वेश्चंस वेन डायग्राम्स वाले हैं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन को फिल करना शुरू करते हैं मोस्ट कॉमन रीजन से। सबसे पहले याद रखना, तो इस क्वेश्चन में मोस्ट कॉमन रीजन क्या बना, ए इंटरसेक्शन बी। अगर 3 वाले वेन डायग्राम का क्वेश्चन होगा तो मोस्ट कॉमन रीजन क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमेशा याद रखना वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन को सबसे पहले कहाँ से फिल करना शुरू करोगे, यहाँ से। तो अब किसी क्वेश्चन में वो गिवन होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि वो गिवन नहीं होगा, नहीं गिवन होगा तो मैं उसका नाम रखूँगा एक्स, पर उसको वहीं से फिल करना शुरू करूँगा। तो इस केस में ये क्या गिवन था हमें 75, ये वाला हिस्सा कितना था 75। अब हमें पूरा ए कितना गिवन है, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। तो अब ये कॉमन रीजन कितना है 75, ये पूरा सर्कल था, अब की बार 100 का, तो यहाँ कितना बच गया 25। अब देखो कि ये ऑरेंज जूस कितना गिवन है 150, ये पूरा सर्कल था 150 का, उसमें से 75 यहाँ चला गया तो यहाँ बचा 75। तो पहला काम क्या था कि हम इसको सही फिल कर दें। तो अब इनका टोटल करें, ए यूनियन बी कितना बन गया, हमने नोटिस करा कि ए यूनियन बी बन गया 75 प्लस 75 विच इज़ 150 प्लस 25 कितना बना 175। तो ए यूनियन बी है 175। क्या पूछा गया है, नाइदर एप्पल जूस एंड नाइदर ऑरेंज जूस, वो बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने याद करो पीछे बनाया था अभी आज ही, वो क्या होता है इसके बाहर वाला। तो क्या करना है, टोटल 400 में से हमने इसको माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा बाहर वाला, वो क्या बना 400 माइनस 175 विच इज़ वॉट 225। तो जो इसका फाइनल आंसर बनता दैट वॉज 225। तो इसमें अगर ये स्कूल के एग्जाम में आए तो हम इसको लिखते कैसे, हमें क्लियरिटी है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। याद करो हमने अभी आज बनाया था डी मॉर्गन्स लॉज, और हमने सुना था कि वो आगे यूज़ कैसे होगा उसको देखेंगे भी। पर ऐसे क्वेश्चंस हम ओरली तक कर सकते हैं, स्कूल के एग्जाम में आएगा तो बस उसको थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या बना, सिंपली ए यूनियन बी, टोटल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो। तो हमने टोटल में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करना था। ए यूनियन बी हमें आगे अलग से लिखना आता था, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस होने की वजह से साइन चेंज हो गए, हर एक की हमने वैल्यू फिल करी और डायरेक्टली हमारा आंसर है 225। तो इसको एग्जैक्टली ऐसे देखना शुरू करो, और ये नई बात जो सुनी इसको याद रखना कि जब भी कभी ऐसे का क्वेश्चन आएगा, ये सारे कौन से क्वेश्चन हैं वेन डायग्राम वाले, सबसे पहले जैसे ही वेन डायग्राम का क्वेश्चन आएगा उसको यहाँ सबसे मोस्ट कॉमन रीजन से फिल करना शुरू करोगे। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में अब हमने पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम करा। लास्ट क्लास में हमने जस्ट नाम सुने थे, तो अभी हमें वो टॉपिक का ना फील नहीं आता जब तक हम लोग अभी क्वेश्चंस पे नहीं जाते। अब वो थोड़ा सा आना शुरू हुआ आज वाली क्लास से। आज वाली क्लास से हमें दिखा कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग सी बात तो है। नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्टिंग बात और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे और सब खुद करोगे, अपने आप करोगे तभी दिमाग चलेगा, और दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखो अपने घर पे अपने कंफर्ट पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, अकेला टास्क क्या है कि ओवर कंफर्ट जोन में नहीं जाना, हमने पूरी तरह जोर लगाना है कि मेरा सवाल मेरे से अपने आप होना चाहिए। नहीं होगा तो आई शुड बी देयर एज अ सपोर्ट। अगर हो भी जाए क्वेश्चन तो भी सोल्यूशन सुनो। कई बार हमारा मेथड लंबा होता है, तो हम लोग का टास्क है कि हमारा मेथड भी एक्चुअली बहुत छोटा होना चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग थॉरो हो कि हम उस सवाल को बहुत तेज़ बड़ी ईजिली कर पाएँ। स्कूल के एग्जाम में उसको क्लियरली रिप्रेजेंट भी करना है स्टेप्स को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जो साथ में स्टेप्स देख रहे हो उनको एग्जैक्टली ऐसे रिप्रेजेंट भी करना। साथ में एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस पहले लेवल पे वो अटेम्प्ट करो, पर बहुत तेज़, बहुत टाइम नहीं लगाना उस पर।
तो चलो, जो आज वाली क्लास में काम करा उसमें कोई भी पॉइंट अगर मान लो अच्छा लगा या मन में डाउट आता है कि वो ब्लॉक होगा, तो उसको फिर से रिकॉल करो।